सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम भारत के इतिहास की सबसे उलझी हुई, सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक पर बात करने वाले हैं। 2008 की आरुषि हेमराज मर्डर मिस्ट्री। इतने साल बीत गए, अनगिनत जांच टीमें आईं और गईं, लेकिन असली सच क्या है, ये आज भी एक रहस्य है। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए इस पूरे मामले की कड़ियों को एक-एक करके जोड़ते हैं और देखते हैं कि आखिर उस खौफनाक कहानी के पीछे के साक्ष्य क्या कहते हैं। इस पूरी कहानी के केंद्र में बस एक ही सबसे बड़ा सवाल है। 15 मई 2008 की उस रात आखिर हत्या किसने की? नोएडा के उस घर में मुख्य रूप से दो लोग इस त्रासदी का शिकार हुए। एक 14 साल की बच्ची आरुषि तलवार और दूसरे उसी परिवार के घरेलू सहायक हेमराज। यही वो दो नाम हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा केस घूमता है। अगर हम उस खौफनाक रात से ठीक पहले के चंद घंटों को देखें तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, एकदम आम दिन की तरह। रात 10 बजे डॉक्टर राजेश, नूपुर और आरुषि ने एक साथ डिनर किया। फिर 10:10 के करीब आरुषि ने अपने माता पिता के दिए हुए नए डिजिटल कैमरे से कुछ तस्वीरें भी खींची। जांच के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि रात 12:08 पर डॉक्टर राजेश तलवान ने आखिरी बार इंटरनेट इस्तेमाल किया और सो गए। ये टाइमलाइन बहुत अहम है क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे एक बिल्कुल सामान्य सी रात अचानक एक बहुत बड़ी त्रासदी में बदल गई। और फिर अगली सुबह यानी 16 मई को ये सारी शांति एक भयानक खोज के साथ टूट गई। सुबह लगभग 6 बजे जब काम वाली भारती घर पहुंची तो बाहर का दरवाजा सिर्फ कुंडी से बंद था, ताला नहीं लगा था। अंदर जाने पर डाइनिंग टेबल पर एक खाली स्कॉच की बोतल पड़ी मिली जिसपे खून के निशान थे। और फिर वो सबसे दर्दनाक मंजर सामने आया। आरुषि अपने बेडरूम में मृत पाई गई। अब क्योंकि घर का नौकर हेमराज वहां से गायब था तो शुरुआती तौर पर पुलिस ने तुरंत यही मान लिया कि हेमराज ही कातिल है और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया है। पुलिस अपनी इस शुरुआती थ्योरी को लेकर इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि उन्होंने तुरंत हेमराज की तलाश शुरू कर दी और उस पर 20,000 रुपए का इनाम भी रख दिया। उसे पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम नेपाल में उसके गांव तक पहुंच गई। लेकिन पुलिस को ये नहीं पता था कि केस का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ कहीं और नहीं, बल्कि उसी घर में ठीक उनके ऊपर उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन इस मोड़ तक पहुंचने से पहले ही जांच में एक बहुत बड़ी चूक हो चुकी थी। विशेषज्ञों का मानना है कि घर को ठीक से सील और सुरक्षित नहीं किया गया था। इस भारी लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि घर में भीड़ जमा हो गई और लगभग 90% फोरेंसिक सबूत लोगों के पैरों तले कुचले गए। वो हमेशा के लिए नष्ट हो गए। सबूतों का इस तरह से खत्म होना इस केस की दिशा को पूरी तरह से भटकाने वाला साबित हुआ। फिर तारीख आती है 17 मई 2008। ये वो दिन था जिसने इस पूरी जांच की दिशा ही पलट कर रख दी। परिवार को सांत्वना देने के लिए घर में एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर आए हुए थे। जब उन्होंने सीढ़ियों पर कुछ खून के निशान देखे तो उन्होंने तुरंत छत का ताला तोड़ने की जिद की। और जैसे ही वो दरवाजा खुला, वहां एक और शव पड़ा हुआ था। और यहीं से आता है इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। आरुषि का शव बेडरूम में मिला था और हेमराज का छत पर। लेकिन जब दोनों की जांच हुई तो मौत का तरीका बिल्कुल एक जैसा निकला। दोनों के गले बेहद धारदार हथियार से कटे हुए थे। यानी जिस हेमराज को कातिल मानकर पुलिस नेपाल तक ढूंढ रही थी, वो असल में कातिल था ही नहीं। वो तो इस वारदात का दूसरा शिकार था। इस एक अकेले सच ने पुलिस की पूरी थ्योरी को शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। सब कुछ गलत साबित होने के बाद नोएडा पुलिस ने 23 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक नई, हैरान करने वाली थ्योरी दुनिया के सामने रखी। इस बार उन्होंने सीधे डॉक्टर राजेश तलवार को ही मुख्य संदिग्ध बता दिया। पुलिस का आरोप था कि ये गुस्से में आकर की गई हत्या है। इसके पीछे उन्होंने कथित एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और दोनों मृतकों को एक आपत्तिजनक स्थिति में देखने का दावा किया। हालांकि इन दावों का कोई पुख्ता आधार नहीं था। इस थ्योरी का असर क्या हुआ? इसे सीधे तौर पर कैरेक्टर असैसिनेशन यानी चरित्र हनन कहा गया। बिना किसी ठोस वैज्ञानिक सबूत के पुलिस ने जो ये नई कहानी गढ़ी थी, उसने मीडिया और आम जनता में एक भारी आक्रोश पैदा कर दिया। पुलिस पर ये गंभीर आरोप लगे कि उन्होंने बिना तथ्यों की जांच किए दोनों मृतकों और माता-पिता की प्रतिष्ठा को तार-तार कर दिया है। जब दबाव और आलोचनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गईं, तो आखिरकार 1 जून 2008 को ये मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई की पहली टीम ने जैसे ही केस अपने हाथ में लिया, जांच का पूरा नजरिया ही बदल गया। उनका फोकस माता-पिता से हटकर बिल्कुल एक नई दिशा में चला गया। अब सवाल है कि वो नई दिशा क्या थी? इस बार शक की सुई 3 नए लोगों पर आकर टिक गई। कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल। ये तीनों आस पड़ोस के घरों में काम करने वाले नेपाली घरेलू सहायक थी।
सीबीआई की इस नई थ्योरी के मुताबिक हत्या से कुछ दिन पहले डॉक्टर राजेश ने कृष्णा को किसी बात पर डांटा था और बस उसी अपमान का बदला लेने के लिए इन तीनों ने मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। सुनने में ये थ्योरी शायद एक पल के लिए सही लगे, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खामी थी। विज्ञान ने इस कहानी का बिल्कुल साथ नहीं दिया। क्राइम सीन से इन तीनों संदिग्धों का न तो कोई डीएनए मैच हुआ और ना ही कोई फिंगरप्रिंट। सबसे बड़ी बात, उनके पास एलिबाई यानी उस वक्त वहां मौजूद न होने के पक्के सबूत भी थे। पॉलीग्राफ और नार्कोटेस्ट जैसे सारे तरीके अपना लिए गए, लेकिन कानूनी रूप से उन्हें इस हत्या से जोड़ा ही नहीं जा सका। और जब कोई भी भौतिक या वैज्ञानिक सबूत उनके खिलाफ नहीं मिला, तो सितंबर 2008 में सबूतों की भारी कमी के चलते इन तीनों को रिहा कर दिया गया। अब केस फिर से वहीं आ खड़ा हुआ था, इसलिए एंट्री होती है सीबीआई की दूसरी टीम की। अब इस नई टीम के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वो पूरे केस को बिल्कुल नए सिरे से खंगालें। सीबीआई की इस दूसरी टीम ने कुछ बहुत ही अलग और अहम निष्कर्ष निकाले। उन्होंने दावा किया कि क्राइम सीन को बाकायदा ड्रेस किया गया था, यानी हत्या के बाद जानबूझकर चीजों को व्यवस्थित किया गया था। प्राइवेट पार्ट्स को साफ किए जाने की बात भी सामने आई, और इस बार जो सबसे बड़ी खोज थी वो थी मृतकों के सिर पर लगी त्रिकोणीय चोटें। टीम को शक था कि ये चोटें घर में मौजूद गोल्फ क्लब सेट की उसी स्टिक नंबर 5 से दी गई थी जो गायब थी और बाद में बहुत ही ज्यादा साफ सुथरी हालत में बरामद हुई। इन सब जांचों के बाद दिसंबर 2010 में सीबीआई ने अदालत में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। लेकिन मजे की बात देखिए, ये रिपोर्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास थी। एक तरफ तो इसमें यह कहा गया कि केस को बंद कर देना चाहिए क्योंकि हत्या का कोई सीधा हथियार या डीएनए सबूत उनके पास मौजूद नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसी रिपोर्ट में यह भी इशारा किया गया कि गले पर जो कट लगे थे वो बिल्कुल सर्जिकल थे, और क्योंकि माता पिता दोनों पेशे से डॉक्टर थे, इसलिए शक की सुई एक बार फिर से उन्हीं की तरफ घुमा दी गई। और बस यहीं से इस केस का सबसे बड़ा कानूनी उलटफेर शुरू होता है। डॉक्टर राजेश तलवार इस क्लोजर रिपोर्ट से बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि इसमें शक उन्हीं पर जताया गया था। अपना नाम बेदाग साबित करने के लिए उन्होंने इस रिपोर्ट को चुनौती दे दी, लेकिन अदालत ने केस बंद करने से तो इनकार किया ही, साथ ही उस क्लोजर रिपोर्ट को सीधे एक चार्जशीट में बदल दिया। यह वाकई में एक अजीब विडंबना थी कि अपने ऊपर लगे दाग को मिटाने की कोशिश में माता पिता खुद आधिकारिक तौर पर इस मामले में आरोपी बन गए। इसके बाद ट्रायल शुरू हुआ और अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने घटनाओं का एक नया क्रम पेश किया। उनकी थियरी ये थी कि रात में राजेश तलवार ने कोई आवाज सुनी। वो अपनी गोल स्टिक लेकर बाहर आए। गुस्से में आकर उन्होंने हेमराज पर हमला किया, जो गलती से आरुषि को भी लग गया, और फिर पकड़े जाने के डर से माता पिता ने मिलकर पूरे क्राइम सीन को कवर अप कर दिया। इसी थियरी को आधार बनाकर पूरी अदालती बहस लड़ी गई। इसके बाद जो हुआ वो हमारी न्याय प्रणाली के एक बेहद लंबे और थका देने वाले सफर को दिखाता है। नवंबर 2013 में निचली अदालत ने माता पिता को दोषी मानते हुए उन्हें सजा सुना दी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अक्टूबर 2017 में जब मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, तो अदालत ने सबूतों की भारी कमी को देखते हुए उन्हें पूरी तरह से बरी कर दिया, और फिर अंततः अगस्त 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक नई अपील स्वीकार कर ली, और तब से लेकर आज तक कानूनी तौर पर यह मामला विचाराधीन ही है। एक बात जो यहाँ गौर करने वाली है वो ये कि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माता पिता को बरी किया था, तो उन्होंने सीबीआई की जांच पर एक बहुत ही सख्त टिप्पणी की थी। अदालत ने साफ साफ कहा कि सीबीआई की पूरी जांच महज एक काल्पनिक थ्योरी पर आधारित थी। कोर्ट का यह स्पष्ट मानना था कि जांच एजेंसी ने सबूत जुटाने पर फोकस करने के बजाय अपनी खुद की बनाई हुई कहानी को ही सच साबित करने में सारी ताकत लगा दी। तो इस पूरे लंबे सफर के बाद अंत में हम वापस उसी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। इतनी सारी बदलती हुई थ्योरीज, नष्ट हो चुके अहम सबूत और अदालतों के इतने लंबे चक्कर काटने के बाद भी आखिर उस रात आरुषि और हेमराज की हत्या किसने की थी? इतने सारे तथ्यों और जांच कमेटियों के बावजूद सच यही है कि इसका जवाब आज भी एक बहुत बड़ा और दुखद रहस्य बना हुआ है। क्या कभी इस केस का असली सच दुनिया के सामने आ पाएगा? सोचने वाली बात है ना? चलिए इस सवाल के साथ आज के इस विशेष विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं।